हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका रिंकू सर आपका दोबारा से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूं करंट अफेयर्स के लिए। दोस्तों, जीडी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। इसको देखते हुए करंट अफेयर्स की जो इसमें सीरीज चला रहा हूं, इसमें एक नया वीडियो लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला ये भी वीडियो। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आए 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। दोस्तों, हाल ही में एक संविधान संशोधन हुआ। हाल ही का मतलब है 2019 में संविधान संशोधन हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 103वां संविधान संशोधन है दोस्तों, इसमें जो अमेंडमेंट ये जो किया गया है, इसको आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, सामान्य जाति के लोग, उनके लिए ये अमेंडमेंट यानी कि ये संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देने की बात कही गई और इसे लागू किया गया 12 जनवरी 2019 को। राष्ट्रपति ने इस बिल को, इस संविधान संशोधन को मंजूरी दी। दोस्तों, अब 10% आरक्षण जो आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में इस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है अनुच्छेद 15 और 16 को। अनुच्छेद 15 और 16 को इस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। ये वर्ष 2022 की बात है दोस्तों। ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह दी है। इनमें कौन एक खिलाड़ी शामिल नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते थे कि जानते हैं कि ICC हॉल ऑफ फेम क्या है। दोस्तों, ICC हॉल ऑफ फेम जो है, इसमें हमेशा रिटायर्ड हुए दिग्गज खिलाड़ियों को जगह दी जाती है। रिटायर्ड हुए दिग्गज खिलाड़ी जो होते हैं उनको जगह दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वर्ष 2022 में ICC ने 3 खिलाड़ियों को इस हॉल ऑफ फेम में जगह दी है। वो 3 खिलाड़ी जो हैं वो अब्दुल कादिर हैं, चार्लोट एडवर्ड्स हैं और शिवनारायण चंद्रपॉल है। यानी इसका जो आंसर होगा, कौन शामिल नहीं किए गए हैं, तो वो होगा दोस्तों विराट कोहली। विराट कोहली, मैंने अभी आपको बताया कि उन खिलाड़ियों को इस ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है जो सामान्य तौर पर रिटायर्ड हो चुके होते हैं, दिग्गज होते हैं। विराट कोहली दिग्गज हैं लेकिन वर्तमान में दोस्तों खेल रहे हैं। तो इनमें कौन से 3 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं? पाकिस्तान के लेग स्पिनर अब्दुल कादिर, इसके बाद चार्लोट एडवर्ड्स जो है इंग्लैंड की महिला ऑलराउंडर हैं, और शिवनारायण चंद्रपॉल वेस्ट इंडीज टीम के लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैट्समैन हैं। टेस्ट क्रिकेट में इनका बड़ा नाम रहा है। इन्होंने 30 सेंचुरी लगाई है टेस्ट क्रिकेट में, बड़ा नाम है इनका। तो इन 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अब्दुल कादिर महिला खिलाड़ी हैं, चार्लोट एडवर्ड्स और शिवनारायण चंद्रपॉल, इन तीनों खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। कौन नहीं शामिल किए गए, तो वो है विराट कोहली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो इन 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है उनमें शिवनारायण चंद्रपॉल 107वें ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले खिलाड़ी हैं, 107वें नंबर के। चार्लोट एडवर्ड्स जो है वो 108वीं हैं और अब्दुल कादिर जो है 109वीं। यानी कि ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में अब तक कुल 109 खिलाड़ियों को जगह दी गई है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा देश नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था कौन सा राज्य। टाइपिंग एरर है दोस्तों, इसको थोड़ा सा कंसीडर करिएगा। वर्ष 2023-24 माने ये
23-24 का जो संस्करण है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम जो आयोजित करेगा वो कौन सा राज्य होगा दोस्तों? मैं आपको बता दूं, ये आयोजित करने वाला राज्य होगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश के 4 नगरों में इन खेलों का आयोजन होगा। उनमें लखनऊ है, वाराणसी है, गोरखपुर है, इसके अलावा लखनऊ है, वाराणसी है, गोरखपुर है और नोएडा है। दोस्तों ये 4 नगरों में उत्तर प्रदेश 23-24 का जो संस्करण होगा खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित करेगा। मैं आपको बता दूं कि ये खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण होगा। ये दोस्तों ये तीसरा संस्करण है दोस्तों, ये तीसरा संस्करण है। इसके पहले 2 संस्करण दोस्तों 2020 और 2021 में 20 में ओडिशा में पहले नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स खेले गए थे और 21 में दोस्तों कर्नाटक में ये गेम खेले गए थे। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24 के संस्करण उत्तर प्रदेश में होंगे, उनमें 4,500 खिलाड़ी भाग लेंगे और जो कि 150 यूनिवर्सिटी से होंगे। और इनका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इनका उद्देश्य देश भर में युवाओं को खेल के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाना, उन खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बेहतर खिलाड़ियों का सृजन करना इनका उद्देश्य है इन खेलों का, यूनिवर्सिटी गेम्स का। मैं साथ में यहीं और भी बताता हूं आपको कि खेलो इंडिया यूथ नेशनल यूनिवर्सिटी के अलावा खेलो इंडिया गेम्स भी होते हैं और वर्ष 2023 में इनका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। दोस्तों मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं इस खेलो इंडिया गेम्स को, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को बता चुका हूं और ये अब 2023 में मध्य प्रदेश में होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बंगलुरु में किया गया। दोस्तों बंगलुरु में जो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। क्या है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी? मैं आपको बता दूं, जो नाद प्रभु कैंपेगौड़ा ये जो स्टैचू है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की है जो बेंगलुरु के संस्थापक और वास्तुकार थे। दोस्तों ये जो उनकी स्टैचू बनाई गई है ये 108 फीट ऊंची कांसे की स्टैचू होगी, कांसे की स्टैचू होगी दोस्तों। और इसका जो इसको जो लगाया गया है वो बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है, जो एयरपोर्ट है उसके ठीक बाहर इसको लगाया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एशिया कप टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? दोस्तों एशिया कप जो टेनिस है, टेबल टेनिस, इसको टेनिस ना कह के पूरा कहना चाहिए टेबल टेनिस। तो जो टेबल टेनिस प्रतियोगिता है उसमें पदक जीतने वाली, एशिया कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो बनी है दोस्तों वो मनिका बत्रा है।
मनिका बत्रा जो है दोस्तों वो इस समय भारत की 1 नंबर रैंक की महिला खिलाड़ी हैं, यानी नंबर 1 रैंकिंग महिला खिलाड़ी हैं, भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। भारत में इनकी रैंकिंग नंबर 1 है, जबकि इनकी विश्व रैंकिंग जो है वो दोस्तों 44वीं है। विश्व रैंकिंग जो है रैंकिंग 44वीं है दोस्तों। और इन्होंने मैं आपको बता दूं कि सेमीफाइनल में ये हार गई थी इस एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, और उसके बाद कांस्य पदक जो इन्होंने प्राप्त किया दोस्तों वो जापान की महिला खिलाड़ी की, अपने से कई गुना बेहतर रैंक वाली जापान की महिला खिलाड़ी को हराकर इन्होंने ये कांस्य पदक जीता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि मनिका बत्रा जो है वह राष्ट्रमंडल खेलों में भी भारत को पदक दिला चुकी हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किया गया? ये जो अभ्यास था दोस्तों वो शत्रुनाश नाम से किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? मैं आपको बता दूं, ये श्रीगंगानगर राजस्थान में किया गया। राजस्थान में, श्रीगंगानगर राजस्थान में किया गया। और कहाँ किया गया? प्रॉपर जगह मैं आपको बता देता हूँ। थार जो रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान में श्रीगंगानगर जिले में इसका को आयोजित किया गया। क्या है शत्रुनाश? मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना का एक संयुक्त सैन्याभ्यास था, जिसमें तमाम तरह की ड्रिलिंग की गई, मॉक ड्रिलिंग की गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हुएशोंग 17 का परीक्षण किया गया? दोस्तों अभी हाल ही में जो उत्तर कोरिया है उसने ये हुएशोंग 17 बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 10,000 से 15,000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, जिसकी जद में यूएसए आ गया है, जिसकी जद में यूएसए आ गया। ये परमाणु को ले जाने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, जिसकी मारक क्षमता मैंने बताई आपको कि 10,000 से 15,000 किलोमीटर है, जिसमें अमेरिका इसका हर शहर इसकी जद में आ रहा है, जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा एक कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम जोंग उन, उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की परमाणु शक्ति बढ़ाने से जो उत्तर कोरिया का हर बच्चा अब सुरक्षित होगा, ये उनका बयान था इस परीक्षण के बाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू की है? अभी हाल ही में 2022 में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 किसने किया है दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान दोस्तों, उन्होंने इस योजना का शुभारंभ भोपाल में किया। और ये योजना क्या है मैं आपको ये बता दूं कि 12वीं के बाद हायर एजुकेशन यानी स्नातक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए लड़कियों को 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। 25,000 रुपये की सहायता राशि दोस्तों लड़कियों को पढ़ाई के लिए 12वीं के बाद हायर एजुकेशन, स्नातक और जो व्यावसायिक शिक्षा होती है जैसे बीटेक आदि, तो इसके लिए इनको ये 25,000 रुपये की जो राशि दी जाएगी 2 किस्तों में दोस्तों दी जाएगी। 12,500 की 2 किस्तों में दोस्तों इसको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया? दोस्तों मैंने अपनी
पिछली वीडियो में बताया था आपको फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। यदि आपको फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए A to Z यानी शुरू से लेकर अंत तक, तो मेरी पिछली वीडियो फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित जरूर देखें। चलिए अब इसका आंसर जानते हैं दोस्तों। गोल्डन बूट का अवार्ड जो इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है किलियन एम्बाप्पे को। किलियन एम्बाप्पे जो है दोस्तों फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर हैं और इन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान 8 गोल किए और फाइनल में 3 गोल किए हैं और गोल की हैट्रिक लगाई दोस्तों। गोल की हैट्रिक लगाई है और 3 गोल फाइनल में अर्जेंटीना के विरुद्ध किए और मैच में रोमांच ला दिया दोस्तों इन्होंने। और इस समय इस बार का जो गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो इनके नाम रहा। गोल्डन बूट अवार्ड हमेशा उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग दिया है दोस्तों? जीआई टैग जो होता है आप जानते हैं जियोग्राफिकल इंडेक्स होता है दोस्तों। इस बार के जो तंदूर लाल चने की दाल जो है इस बार जो है वो दिया गया है तेलंगाना की तंदूर लाल चने की दाल जो है उसको ये जीआई टैग मिला है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जीआई टैग जो है इनकी शुरुआत भारत में वर्ष 2004 से की गई थी और पहला प्रोडक्ट जो था वो दार्जिलिंग चाय था, जिसे 2004 में दोस्तों जीआई टैग मिला था पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को। मैं आपको बता दूं कि जीआई टैग जो है वो 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है दोस्तों, 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है। फायदा क्या है इसका दोस्तों? जीआई टैग देने के बाद एक तो प्रोडक्ट को कानूनी तौर पे सुरक्षा मिल जाती है और दूसरा उस प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से होने लगता है ऑल ओवर कंट्री में। तो इस बार का जो लाल चने की दाल जो है उस तंदूर लाल चने की दाल वो तेलंगाना की है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि अभी तक कुल 420 जीआई टैग भारत में दिए जा चुके हैं। 420 जीआई टैग भारत में दिए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 42 वस्तुओं को कर्नाटक की 42 वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को मिला है तो कर्नाटक और संख्या है 42, जबकि इसमें 1 जीरो और लगा दें तो कुल इतने ही जीआई टैग अभी भारत में मिल चुके हैं, यानी कि 420। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत में अंतर महाद्वीपीय परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किस स्थान पर किया गया दोस्तों? भारत में जो अंतर महाद्वीपीय यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, इसका जो परीक्षण किया गया वो बालासोर में किया गया। बालासोर उड़ीसा। बालासोर में जो अब्दुल कलाम द्वीप है दोस्तों, अब्दुल कलाम द्वीप, इस द्वीप पर बालासोर उड़ीसा में इस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया दोस्तों। इसकी मारक क्षमता क्या है? जैसा नाम है उतनी ही मारक क्षमता है, यानी अग्नि 5 माने 5000, 5 माने 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी मज़ेदार बात है कि जब तवांग जैसी चीन के साथ जो झड़प हो रही थी उसी बीच भारत ने आओ देखा ना ताओ और इस अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण कर दिया। और इस अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चीन का हर शहर अब भारत की रेंज में होगा, यानी कि बटन दावा और चीन को धाए से उड़ा दिया दोस्तों। तो इस समय भारत के हौसले बुलंद हैं और अग्नि 5 का परीक्षण होने के बाद हम सब सेफ हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे भारत का महान न्यायवादी बनाया गया दोस्तों? इस बार भारत के जो महान न्यायवादी बनाए गए हैं, 15वें महान न्यायवादी जो बने हैं दोस्तों वो बने आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी जो हैं वो भारत के नए महान न्यायवादी बने हैं दोस्तों। किसका स्थान लेंगे अगर ये पूछा जाए तो दोस्तों ये लेंगे के वेणुगोपाल। 91 वर्षीय के वेणुगोपाल का
वेणुगोपाल का स्थान लेंगे दोस्तों। ये के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, आर वेंकट रमणी। अब क्या होता है महान न्यायवादी दोस्तों? महान न्यायवादी जो होता है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या काम होता है महान न्यायवादी का? तो दोस्तों महान न्यायवादी का कार्य ये है कि राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देना महान न्यायवादी का दोस्तों काम होता है। आपको मैं ये बता दूं कि अनुच्छेद 76(1) के तहत महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान न्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? गांधी मंडेला राष्ट्रीय जो फाउंडेशन पुरस्कार है उसका शांति पुरस्कार है दोस्तों। उसमें इस बार तिब्बती दलाई लामा को सम्मानित किया गया है दोस्तों। ये पुरस्कार तिब्बती दलाई लामा को दिया गया है। जो 14वें तिब्बती दलाई लामा हैं दोस्तों, उनको ये पुरस्कार मिला है। और इन तिब्बती जो दलाई लामा हैं, इनके जो धर्मगुरु हैं ये तिब्बती दलाई लामा बौद्धों के, मैं आपको बता दूं कि ये जो दलाई लामा है इनको 1989 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। शांति का नोबेल भी इनको दिया गया है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं वो पिछले 6 वर्ष से भारत में ही प्रवास कर रहे हैं जो दलाई लामा हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, उनमें लिबर्टी पुरस्कार और इसके अलावा तमाम देशों में इनको मानद उपाधि से भी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने इन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2023 में भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास किया गया दोस्तों? किया जाएगा। वर्ष 2023 में भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होगा दोस्तों? ये होगा वीर गार्जियन दोस्तों। वीर गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान की सेनाओं के मध्य में होगा दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भारत 2022 में भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन, कंफ्यूजन ना रखें दोस्तों, बिल्कुल क्लियर रहें। 2022 में भारत और जापान की सेनाओं के मध्य में धर्म गार्जियन नाम से युद्धाभ्यास हुआ था। इसके अलावा भारत और जापान के बीच में और कौन से युद्ध होते हैं दोस्तों? जिम्पैक्स युद्धाभ्यास एक ये होता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं इसके अलावा मालाबार भी युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है, जिसमें भारत, जापान और अमेरिका 3 देशों के बीच में दोस्तों ये युद्धाभ्यास होता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये 2022 में धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वागीर को दिसंबर 2022 को भारतीय सेना को सौंपा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया दोस्तों? मैं आपको बता दूं भारतीय नौसेना द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसमें स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन बनाई जा रही हैं। उनमें से 4 बनाई जा चुकी हैं, 5वीं जो है वो वागीर है। ये दोस्तों किस नंबर की है? ये 5वीं सबमरीन है दोस्तों। इसके पूर्व में 4 बनाई जा चुकी हैं और जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है दोस्तों वो है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 5 सबमरीन जो है, 6 सबमरीन जो है वो बनाई जा रही हैं। 5वीं सबमरीन जो है वो वागीर है दोस्तों। और 6वीं सबमरीन 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल होगी, वो होगी वागशीर। वो होगी दोस्तों वागशीर। ध्यान रखें जो 6वीं और इस स्कॉर्पियन क्लास के जो लास्ट सबमरीन होगी दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत, वो होगी दोस्तों वागशीर। और इसके पहले कौन कौन सी बनाई जा चुकी हैं दोस्तों? एक बनाई गई थी दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कलवरी, दूसरी
तीसरी और चौथी मैं आपको बताता हूँ। दूसरी, तीसरी, चौथी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक तो बनाई गई थी वेला चौथे नंबर की, और ये खंडूरी, और इसके अलावा दोस्तों तो ये चार जो हैं वो पहली बनाई गई थी दोस्तों इस स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है वो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनाई गई थी कलवरी, फिर बनाई गई थी, मैंने इसको थोड़ा सुधारा है, खंडेरी, और तीसरी बनाई गई थी दोस्तों करंज, और चौथी बनाई गई थी वेला, और इस बार जो है 2022 में बनाई गई है, पांचवी बनाई गई है दोस्तों वो वागीर है, और छठवीं बनाई जाएगी 2023 में, इसके शामिल होने की संभावना है दोस्तों, और वो बनाई जाएगी वागशीर नाम से। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पेटा इंडिया ने वर्ष 2022 के लिए किसे पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया? दोस्तों पेटा इंडिया, मैं आपको बता दूं पेटा क्या है। पहले पेटा जो है वो एक विश्वव्यापी संस्था है जो जानवरों के हित के लिए कार्य करती है। जानवरों के हित के लिए जो एक संस्था है वो कार्य करती है। मैं आपको बता दूं इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। एक ये विश्वव्यापी संस्था है जो जानवरों के और पशुओं के और पक्षियों के लिए काम करती है, और उनके सुरक्षा और उनकी रक्षा के क्षेत्र में इसका काम ये काम करती है ये संस्था दोस्तों। और पेटा इंडिया जो है अभी हाल ही में वर्ष 2022 में पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जो दिया है इस बार सोनाक्षी सिन्हा जो अभिनेत्री हैं उनको दिया गया है। सोनाक्षी सिन्हा माने चुलबुल पांडे की रज्जो, आप जानते ही होंगे दोस्तों। तो रज्जो यानी सोनाक्षी सिन्हा को ये पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने मैं आपको बता दूं कि जो चमड़ा है उसको छोड़कर बैग आदि जो आते हैं, पर्स आते हैं, इन सब को छोड़कर लोगों से जो वीगन चमड़ा है, ये जो पेड़ पौधों की छाल आदि से बनाया जाता है दोस्तों, वीगन चमड़े को अपनाने की इन्होंने सलाह दी है लोगों को, और एक कैंपेन चलाया है कि लोगों पर दया कर, मतलब जानवरों पर दया करें और जो पशु पक्षी उन पर दया करें, और चमड़े का उपयोग कम से कम करें या बिल्कुल ही ना करें। तो इसके लिए सोनाक्षी सिन्हा को इस बार का पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया दोस्तों। ये खिताब 2021 में आलिया भट्ट को मिला था। हर साल हर वर्ष दिया जाता है। 2021 में आलिया भट्ट जो हैं उनको ये पुरस्कार मिला था दोस्तों, माने ये खिताब दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके स्मृति में मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन जो भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत बड़े गणितज्ञ थे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इनका जो जन्मदिन है वो 22 दिसंबर को है, और उन्हीं की स्मृति में इसको मनाया जाता है दोस्तों गणित दिवस के रूप में। और जो ये गणितज्ञ थे इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और भारत के गणित और विश्व के गणित में इनका बहुत बड़ा योगदान है। 32 वर्ष की, मात्र 32 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण इनका दोस्तों दुखद निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी प्रगति सूचकांक 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है दोस्तों? जो सामाजिक प्रगति सूचकांक है दोस्तों, सामाजिक प्रगति सूचकांक है, उसमें प्रथम स्थान जो मिला है दोस्तों वो पुडुचेरी को मिला है दोस्तों। केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, इसको इस बार का सामाजिक प्रगति सूचकांक मिला है। क्या होता है ये सूचकांक, क्यों दिया जाता है?
मैं आपको बता दूं कि विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य, चिकित्सा, सामाजिक स्थिति, कानून की बेहतरी किस तरह से लागू की जा रही है, पर्यावरण की क्या स्थिति है, एटमॉस्फेयर और वायु की कितनी गुणवत्ता है, इन सब को देखते हुए सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें दोस्तों पुडुचेरी को पहला स्थान मिला है, जबकि झारखंड को इसमें अंतिम स्थान दिया गया है। यानी झारखंड जो है इसमें अंतिम स्थान पर है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जितने भी मानक हैं, मैं आपको बता दूं 9 मानक इसमें रखे गए, उन 9 मानकों में झारखंड जो है सबसे बुरी स्थिति में है, यानी अंतिम पायदान पर है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सामाजिक प्रगति सूचकांक है इसमें जिले जो हैं उनको भी रखा गया है, यानी कि जो प्रगति सूचकांक जिले वाइज भी देखा गया है। तो जो जिला है वो सबसे पहले स्थान पर जो जिला है वो आइजोल है दोस्तों। आइजोल जो है वो पहले स्थान पर प्राप्त करने वाला जिला है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चीन के साइबर हैकर्स ने किस देश के अस्पताल पर किस अस्पताल पर, देश नहीं दोस्तों सॉरी, हाल ही में चीन के साइबर हैकर्स ने देश के किस अस्पताल पर साइबर अटैक किया। दोस्तों जो हाल ही में चीन के साइबर हैकर जो थे उन्होंने भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल दिल्ली एम्स पर जो साइबर हमला किया था। दोस्तों साइबर हमला क्या होता है? साइबर हमले का मतलब ये होता है कि जो साइबर क्राइम के तहत इसको रखा जाता है, और इसमें ये होता है कि किसी के जरिए किसी कंप्यूटर आदि के जो टेक्नोलॉजी है जो उसके जरिए लोगों के कंप्यूटर से डाटा चुरा लेना और वहाँ उनके जो पूरा सिस्टम होता है उसको हैक कर लेना और वहाँ जो गतिविधि चल रही होती है उसको अपने सिस्टम में देखना और उनके डाटा को चुरा लेना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें कुल 5 डिवाइस जो थे, 5 जो कंप्यूटर थे उनको हैक कर लिया गया था, और इसके बाद जल्दी ही इनको पहचाना गया दिल्ली पुलिस और की जो साइबर टीम है उसके द्वारा, और सारी स्थितियां इन कंट्रोल कर ली गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिसंबर 2022 में यूनेस्को ने गुजरात के 2 स्थलों, दोस्तों दिसंबर 2022 में यूनेस्को ने गुजरात के 2 स्थलों बड़नगर और मोढेरा सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची, दोस्तों इसको ध्यान रखना है, इस शब्द को अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, जिसके बाद इनकी संख्या भारत में कितनी हो गई है, यानी अस्थायी स्थलों की संख्या कितनी हो गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं अस्थलों की जो अस्थल जो है इस समय यूनेस्को के भारत के जो हैं वो टोटल हैं 52 यानी 52 है। मैं आपको बता दूं वर्ष 2022 में कुल 3 स्थानों को शामिल किया गया है। उनमें से एक है बड़नगर शहर गुजरात का, दूसरा है मोढेरा सूर्य मंदिर ये भी गुजरात का है, और एक स्थान है त्रिपुरा का। दोस्तों त्रिपुरा का एक स्थान है दोस्तों, और वो स्थान जो है वो कौन सा स्थान है मैं आपको बता दूं, उनाकोटी एक स्थान है। उनाकोटी की जो चट्टानें हैं, चट्टानों को काटकर जो मूर्तियां बनाई गई थी उनको भी यूनेस्को ने उनाकोटी त्रिपुरा की जो चट्टानें उनको काटकर मूर्तियां बनाई गई थी दोस्तों, उनको भी इस बार यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यानी विश्व धरोहर सूची ने यूनेस्को विश्व धरोहर ने जो है वो अपनी अस्थायी सूची में 3 स्थलों को शामिल किया गया है, और वो 3 स्थल कौन कौन से हैं? बड़नगर गुजरात, मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात, और इसके अलावा त्रिपुरा के उनाकोटी। दोस्तों उनाकोटी की चट्टान जो हैं इनके बारे में एक पुराणों में और एक दंत कथा है, और पुराणों में भी ऐसा कहा जाता है कि लिखा है
कि एक बार भगवान जो महादेव हैं भोलेनाथ, वो त्रिपुरा के इन्हीं चट्टानों पर रात बिताने के लिए रुके थे और इनके साथ साथ सब कुल मिलाकर 1 करोड़ देवी देवता थे। जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो भगवान भोलेनाथ ने सबको जगाने की कोशिश करी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जगा। तो भगवान शिव जो है उनको श्राप देकर और वाराणसी यानी बनारस के लिए प्रस्थान कर गए दोस्तों। और उसी समय 1 करोड़ में 1 कम देवी देवता वहाँ पर पत्थर बनकर रह गए। और जो ये उनाकोटी है, इसका अर्थ भी होता है दोस्तों 1 करोड़ में 1 कम। इसका अर्थ होता है उनाकोटी का 1 करोड़ में 1 कम, यानी ये जो पुराणों की बात है कहीं ना कहीं सत्य भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अस्थायी सूची है इसमें अब कुल 52 स्थल हो गए हैं, जबकि जो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची जो है स्थायी सूची उसमें कुल 40 स्थल है। वर्तमान में देश में कुल 40 स्थल है स्थायी में, और अस्थायी में है इस समय 52। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2024 में किस देश में आयोजित होगी दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि हर 2 वर्ष में ये मंत्री स्तरीय मीटिंग होती है दोस्तों, WTO की, विश्व व्यापार संगठन की। और जो इस 2024 में इसको आयोजित किया जाएगा दोस्तों, इसे UAE में आयोजित किया जाएगा। UAE में यानी संयुक्त अरब अमीरात में इसको आयोजित किया जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं वर्ष 2022 में इसे जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था वर्ष 2022 में। अब 2024 में यानी हर 2 वर्ष बाद ये होती है, तो अब 2024 में से UAE में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है दोस्तों? मैं आपको बता दूं साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी हाल ही में बांटे गए हैं इसी दिसंबर 2022 में। तो जो युवा पुरस्कार दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो युवा पुरस्कार है इस बार का, वो दिया गया है भगवंत अनमोल को इस बार का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? इनकी एक उपन्यास है दोस्तों, उपन्यास है दोस्तों। कौन सी उपन्यास है? उपन्यास का नाम है दोस्तों प्रमेय। उपन्यास का नाम है दोस्तों प्रमेय, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। जबकि हिंदी के लिए अगर पूछा जाए आपसे, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया है? प्रोफेसर बद्रीनारायण। जबकि एक पुरस्कार और दिया जाता है साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार। अगर पूछे दोस्तों भाषा पुरस्कार, साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो दोस्तों साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार जो है वो इस बार दिया गया है हिंदी के लिए उदयनाथ झा को दोस्तों इस बार का साहित्य अकादमी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार उदयनाथ झा को दिया गया है। जबकि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों दिया गया है प्रोफेसर बद्रीनाथ को दिया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? मैं आपको बता दूं
कि जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर पुरस्कार जो है इस बार दोस्तों स्वाति पीरामल को दिया है, डॉक्टर स्वाति पीरामल को दिया है। मैं आपको बता दूं ये जो है पीरामल जो ग्रुप है उसकी उपाध्यक्ष है और इसके साथ साथ में एक जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी ये ऑनर है और इनको ये पुरस्कार जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों बाफ्टा जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाने वाला फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान है। फिल्मों का जो ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों मैं आपको बता दूं बाफ्टा पुरस्कारों की शुरुआत 1947 में हुई, जब याद करने में बड़ा आसान है, भारत जब आज़ाद हुआ उसी समय ब्रिटेन में ये पुरस्कार बांटे जा रहे थे दोस्तों उसी वर्ष। तो इस बार का जो बाफ्टा पुरस्कार उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है दोस्तों वो दिया गया पावर ऑफ द डॉग। पावर ऑफ द डॉग। दोस्तों इस पावर ऑफ द डॉग के जो निर्देशक हैं जैन कैंपियन। तो जैन कैंपियन जो है इनको ये इस फिल्म के निर्देशक हैं और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार भी दोस्तों जैन कैंपियन को बाफ्टा में दिया गया। दोस्तों अगर ये पूछा जाए, मैं आपको यही थोड़ा बता देता हूँ कि जो ऑस्कर पुरस्कार है, ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो वो दोस्तों हैं कोडा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। मैं आपको ये भी बता दूं कि बाफ्टा पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जैन कैंपियन और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं वो विल स्मिथ हैं और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं वो हैं जोआना। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों वर्ष 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों वो दिया गया है एलेस बियालियात्स्की। ये एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है। इसके अलावा एक रूस का जो मानवाधिकार संगठन है मेमोरियल, वो उसको भी दिया गया है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज दोस्तों ये यूक्रेन का एक मानवाधिकार संगठन है, इसको भी दोस्तों ये दिया गया है। यानी कि एलेस बियालियात्स्की मेमोरियल एक रूस का संगठन है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन का एक मानवाधिकार संगठन है। इन तीनों को, यानी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी, यानी कि इन तीनों को ये पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में ठीक बाद में दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन को एक संदेश है, एक मैसेज है, उनके जो लड़ाई हो रही थी उसके बीच में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है इन संगठनों को ये पुरस्कार देकर। हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मध्य रेलवे ने किस नाम से मुंबई में मशीनें लगाई हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं मध्य रेलवे ने हाल ही में मेघदूत नाम से मशीनें लगाई हैं। दोस्तों मेघदूत नाम से हवा में जलवाष्प को पीने योग्य बनाने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि हवा में जलवाष्प घुली रहती है, तो ये जो मशीन होगी मेघदूत नाम की, ये हवा से जलवाष्प खींचकर 1 घंटे में ही, 1 घंटे के अंदर ही पानी बनाना शुरू कर देगी। और ये पानी जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये पानी जो होगा वो पीने लायक होगा और जिससे पानी की
बचत होगी दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं पानी का जो अननेसेसरी यूज होता था उससे भी बचा जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मशीन सबसे पहले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन पर तेलंगाना में लगाई गई। तेलंगाना में दोस्तों, तेलंगाना का जो रेलवे स्टेशन है सिकंदराबाद, हैदराबाद का जुड़वां शहर सिकंदराबाद, उसमें ये सबसे पहले मेघदूत नाम की मशीन लगाई गई थी जो जलवाष्प को पीने योग्य बनाती है। इसके बाद फिर मुंबई रेलवे स्टेशन पे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, निखत जरीन जो है उभरती हुई इस समय बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं। इस समय निखत जरीन जो है वो बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो निखत हैं वो तेलंगाना से हैं। दोस्तों, तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं दोस्तों, और ये इनका कई बार जो भारत की दिग्गज बॉक्सर हैं एमसी मैरी कॉम, इनसे भी कई बार मैच हुआ है, बॉक्सिंग का मैच हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत और आसियान की 30 साल की साझेदारी के अवसर पर 2022 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? किस रूप में मनाने का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया है? भारत और आसियान जो है वर्ष 2022 को इस बार भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाएगा। दोस्तों, भारत और आसियान जो है 30 साल के अपने ये जो फ्रेंडशिप का जो सफ़र है इसको वर्ष 2022 में भारत आसियान मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, भारत जो है 1992 में अस्थायी सदस्य बना था। आसियान का अस्थायी सदस्य दोस्तों, अस्थायी सदस्य 1992 में बना था और भारत ने 1996 में पूर्ण सदस्यता, आसियान की पूर्ण सदस्यता ग्रहण की। दोस्तों, आसियान की पूर्ण सदस्यता 1996 में ग्रहण की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर इतिहास रचने वाले जो युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जो बने हैं इस बार आर प्रज्ञानंद हैं। ये इस बार के युवा ग्रैंड मास्टर बने और ये मात्र दोस्तों 16 वर्ष के हैं। ये मात्र 16 वर्ष के हैं जिन्होंने जो विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन, उनको इन्होंने हराया है और भारत के एक युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत के ये 5वें सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं, 5वें सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो मात्र 12 वर्ष की उम्र में ग्रैंड मास्टर बने थे। ये कहाँ के हैं? ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये, यानी इनकी पूरी फैमिली अमेरिका में रहती है और वहीं की इनको नागरिकता है। अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो मात्र 12 वर्ष की उम्र में बने थे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी G20 2023 की क्या थीम दी गई? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 में
G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो बाली में हुआ था, बाली इंडोनेशिया में हुआ। अब मैं अपने इस प्रश्न पे आता हूँ। बाली इंडोनेशिया में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2023 की G20 की कमान सौंपी गई, यानी कि अगला G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित होगा, यानी भारत की मेजबानी में आयोजित होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी समय मोदी जी ने, हमारे जो प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने, उन्होंने इसी समय G20 की जो थीम दी थी वो दी थी वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों ये जो G20 की जो थीम दी थी 2023 के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो दी थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन नेशन वन वर्ल्ड और वन फैमिली की जो इन्होंने थीम दी थी। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ जानते ही हैं आप, सारा विश्व हमारा घर है, इसका अर्थ यही होता है। तो उन्होंने दिया था कि वन फैमिली वन वर्ल्ड, इस तरह से इन्होंने इसकी थीम दी थी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आगामी एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि और लोगों को भी इसका लाभ हो। और इसके अलावा आपको हमारी अगली वीडियो मिलती रहे, इसके लिए आप बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।